सब्जी को एमएसपी से खरीदो, टमाटर को खरीदो, प्याज को खरीदो, पालक को खरीदो, भिंडी को खरीदो, दूध को खरीदो और जो जो किसान की उपज है वो सब एमएसपी में खरीदो। अगर ये सब खरीदने के लिए सरकार उतरी तो बजट कहाँ से लाएगी भाई? तनाव बिल्कुल टैक्स पेयर्स के ऊपर आएगा। हाँ बिल्कुल। फार्म बिल 2020 एमएसपी तो टोटली अगेंस्ट किसान है। वो जान है, हमारे देश में किसान इस देश का नागरिक है ही नहीं। मोदी गवर्नमेंट ने आवाज उठाई मगर कदम नहीं उठाए। इस देश का किसान कोई भी कोर्ट में नहीं जा सकता। किसानों को कंपनी बनाने की आजादी दे। लैंड सीलिंग एक्ट से उनको बाहर निकालो। आवश्यक वस्तु कानून हटाना चाहिए ना। जिस अडानी अंबानी तुम्हारे हाथ से तो छीन के नहीं लेने वाला। मोदी गवर्नमेंट ने एक छोटा सा पैर आगे रखा है। औद्योगिक क्षेत्र में प्रगति करनी है और उसके लिए किसानों को दबाना जरूरी है। तो कुछ तो किया है मोदी गवर्नमेंट ने। यानी मोदी जी ने कहा, पार्लियामेंट में कहा कि ये आवश्यक वस्तु कानून ने किसानों को गुलाम बनाया है, लेकिन किया क्या? तब हमारी पीढ़ी टाटा बिरला को गालियां देती थी, अब ये नई पीढ़ी अडानी अंबानी को दे रही है। आपके इस्तेमाल के लिए उसको गुलाम बना के रखा है। नमस्ते। फार्म बिल 2020 को लेके जो किसान आंदोलन चल रहा है उसके ऊपर टूरिज्म क्वीन पे हमने चर्चा करी थी और ये बात बहुत ही स्पष्ट रूप से हमने रखी थी कि फार्म बिल 2020 एक बेबी स्टेप है। ये रिवोल्यूशनरी नहीं है बट डेफिनेटली बेबी स्टेप है और ये बिल्कुल स्वागत योग्य है, क्योंकि जितनी भी आजादी ये फार्म बिल से आती है, जो जितनी भी स्वतंत्रता ये फार्म बिल 2020 के रूप से मिलती है वो डेफिनेटली स्वागत योग्य है। वो परफेक्ट नहीं है, क्योंकि आज तक जो भी कानून बने हैं, आज तक जितने भी हमारी सरकारें बनी है 73 साल के स्वतंत्र देश में, स्वतंत्र भारत में, आज तक ऐसा कोई भी बिल या ऐसे किसी भी सरकार ने किसानों की बेहतरी के बारे में ऐसे कोई भी बिल पास नहीं करे हैं। 73 इयर्स काफी लंबा पीरियड होता है। बहुत सारी सरकारें आई, बहुत सारी सरकारें बनी, मगर किसी ने भी किसानों के हित में कोई बिल पास नहीं किया। पहली बार कुछ, बहुत नहीं मगर कुछ ही सही किसानों के हित में बना है, तो उसका हमें स्वागत करना चाहिए। और ये बात भी बहुत क्लियरली कही गई थी कि जितनी आजादी, जितनी भी सीमा मिली है उससे पीछे हटे बिना वहीं पे खड़े रहे और अपनी पूरी आजादी की मांग करे। पूरी आजादी की, किसानों को पूरी आजादी मिलनी चाहिए, क्योंकि किसान भी एक व्यापारी है और उसको भी पूरी तरह से वही आजादी मिलनी चाहिए जो दूसरों को मिलती है। ये बात हमने अपनी चर्चा में बहुत ही क्लियरली रखी थी, क्योंकि कुछ ऐसे कानून हैं हमारे देश में 73 साल के स्वतंत्रता के बाद भी हमारे देश में कुछ ऐसे कानून हैं जो अंग्रेजों के हित के लिए बनाए थे। जब हमारा भारत देश जब ब्रिटिशर्स के अधीन था, तो कुछ ऐसे कानून थे जो खास सिर्फ किसानों का शोषण करने के लिए बनाए थे। ऑफ कोर्स, क्योंकि हम पारतंत्र में थे, तो जो जितना भी शोषण ब्रिटिश कर सकते थे उनके लिए ये कानून बने थे। वो कानून जो कि हमारे स्वतंत्रता मिलते साथ ही जिन्हें इमीडिएटली हट जाना था, ऐसे कई कानून हैं जो नहीं हटे। कई बार मांग करने के बाद भी वो कानून नहीं हटे, वो कानून अभी भी हैं। तो उस सिचुएशन में इतने लंबे काल में अगर कोई एक छोटी सी आशा की किरण दिखती है फार्म बिल 2020 से, तो क्या इससे किसानों को हताश होना चाहिए या उसका स्वागत करके और पूरी आजादी की मांग करनी चाहिए? बिल्कुल, हम एक संवैधानिक देश है, हमको आंदोलन करने का पूरा हक है। कानून के दायरे में रह के हमें बिल्कुल अपनी मांगे रखनी चाहिए, आंदोलन करना चाहिए, और दैट इज द ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेटिक नेशन। मगर अगर ये कानून वापस जाते हैं, अगर फार्म बिल 2020 अगर रोल बैक होते हैं, तो उसका मतलब क्या है? इसके ऊपर भी हम टूरिज्म क्वीन पे आज हम डिस्कशन करेंगे। अगर ये कानून जो है फार्म बिल 2020, जिसे कि काला कानून कहा जा रहा है, क्या ये कानून सही में काले कानून है? इसके ऊपर भी हम टूरिज्म क्वीन पे चर्चा करेंगे। और अभी जो सबसे गरमाया हुआ जो विषय है एमएसपी का, क्या एमएसपी हमारे इतने बड़े देश में 1.3 बिलियन के पॉपुलेशन की इतनी जनसंख्या के देश में एमएसपी क्या एक फिजिबल सॉल्यूशन है? और अगर एमएसपी अगर हो भी जाता है, अगर उसका
उसको अगर एक्सेप्ट भी कर लेती है गवर्नमेंट, तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो एक बर्डन होगा, एक फाइनेंशियल बर्डन होगा, क्या वो पॉसिबल है? क्योंकि गवर्नमेंट का ये कहना है कि अगले 3 साल तक हमारा पूरा देश चल सके, खा सके, इतना धन धान्य हमारे स्टोरेज में है। गवर्नमेंट के, सरकार के स्टोरेज में अभी भी इतना धन धान्य है जो हम 3 साल तक रह सकते हैं। अगर कुछ युद्ध हो गया या कुछ आपातकाल हो गया तो उन सिचुएशंस को हम फेस कर सके, इतना धन धान्य हमारे पास 3 साल के लिए रखा हुआ है। उस हालत में अगर एमएसपी आती है तो जो धन धान्य जो गवर्नमेंट लेगी उसे कहां रखेंगे? उसे रखने के लिए जो स्टोरेज लगेगी, उसको रखने के लिए जो हमें व्यवस्था चाहिए, उस व्यवस्था के लिए जो खर्चा आएगा, वो खर्चा कौन उठाएगा? ऑफ कोर्स टैक्स पेयर्स उठाएंगे। तो डेमोक्रेटिक कंट्री में, एक प्रजासत्ताक देश में हर किसी के बेहतरी के बारे में सोचना चाहिए, और बिल्कुल सोचना चाहिए। तो इस बात को लेके आज हम टूरिज्म क्वीन पे बात करेंगे, इन 3 मुद्दों पे बात करेंगे। इन मुद्दों को हम अलग अलग 3 किस्सों में ये वीडियो हम रिकॉर्ड करेंगे, इस डिस्कशन को हम रिकॉर्ड करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे टूरिज्म क्वीन चैनल को सब्सक्राइब करें और तीनों वीडियो पूरी तरह से देखें, समझें और तभी जाके अपनी राय रखें, क्योंकि कोई भी चीज बिना समझे, बिना जाने अपनी राय रखना भी गलत है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं। नमस्ते सर, टूरिज्म क्वीन में आपका स्वागत है। नमस्ते, आपने मुझे यहाँ पर बुलाया बोलने के लिए, आपका मैं शुक्रगुजार हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। सर, आपको तो अभी आपका परिचय ऑलरेडी टूरिज्म क्वीन पे हो चुका है, फिर भी मैं और एक बार बोलना चाहूंगी कि आप एक किसान है, एक जमीनी किसान है, किसानों के नेता हैं, और वो बिल्कुल जो जमीनी जो किसान होते हैं, जो हल चलाते हैं, उनका नेतृत्व करते हैं। इनको बिल्कुल किसानों की जो संघर्ष है उनको बहुत अच्छे से पता है, और वो बहुत ही आधुनिक जो भी आधुनिक तंत्र और जो भी आए हुए हैं उनकी सारी इंफॉर्मेशन इनके पास है। तो इसीलिए एमएसपी पे आई थिंक सर आपकी जो राय होगी वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा सटीक होगी। तो सर, जो एमएसपी को लेके अभी मांग बढ़ रही है, जो किसान आंदोलन चल रहा है, तो इतने बड़े देश में एमएसपी ला पाना फिजिबल है? अगर वो फिजिबल होगा तो क्या वो उचित होगा, हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आप खुद एक किसान हैं। तो एक ऑर्डिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या बोलना चाहोगे? सबसे पहले मैं ये व्यक्त करना चाहूंगा कि 1.5 महीने से किसानों का आंदोलन शुरू है। सरकार को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इसे कैसे निपटा जाए, और किसानों की ओर से जो 2 मांगे रखी जा रही है, एक तो एमएसपी और उसको कानूनन दर्जा देने का प्रावधान करे सरकार, यानी एमएसपी, सरकार तो एमएसपी से खरीदे, लेकिन खुली मंडी में जो व्यापारी खरीदते हैं उसके ऊपर भी एमएसपी के नीचे ना खरीदे, ऐसा कानून बनाए, ऐसा दबाव किसानों ने लगा के रखा है। ये एमएसपी एक जाल बन चुका है, यानी वो जो कहते हैं ना, अपने ही खुद दूसरे के लिए जाल बुनाने के लिए जाल बनाया जाता है और उसमें खुद अटक जाता है उसमें। ऐसा ये जाल किसानों को दबाने के लिए सरकार ने बनाया था शुरुआत में, लेकिन ये जाल अब खुद सरकार के भी लेने का फंदा बन चुका है। तो कैसे बन चुका है, थोड़ा सा विस्तार से बात करना पड़ेगा इसके ऊपर। बिल्कुल। ये हुआ ऐसा इसको कि हमारे देश आजाद हो गया, अनाज की हमारे पास इतनी कमी थी कि उस कमी को पूरा करने के लिए सरकार ने कुछ प्रावधान किए, संविधान संशोधन किए, कानून बनाए, अलग अलग नीति तय की। सेकंड प्लानिंग कमीशन के इसके बारे में विस्तार से 5000 पन्नों की ये चर्चा है। वो अगर खोल के देखेंगे तो वहां पे ये ध्यान में आएगा कि किसानों के उपज बढ़ाए, उत्पादन बढ़ाए, लेकिन उसको भाव कम से कम रखा जाए, ये लिखित चर्चा हो गई उस समय। और नेहरू जी ने भी कहा, और प्लानिंग कमीशन के वाइस प्रेसिडेंट थे वीटी कृष्णमाचारी, उन्होंने भी कहा कि ज्यादा भाव देना किसानों को, अगर औद्योगिकरण आपको करना है तो किसानों को ज्यादा भाव देके हम नहीं जमने वाला, उसके भाव कम रखने चाहिए, उसका उत्पादन बढ़ाना चाहिए और उसके भाव कम रखने चाहिए।
ये नीति तय की उन्होंने। ये हमारे देश में अनाज की कमी थी और अगर औद्योगिक प्रगति करना है, औद्योगिक क्षेत्र का विकास करना है, तो कच्चा माल यानी जिसको रॉ मटेरियल कहते हैं वो खेती में बनता है, उसके भाव कम रखने चाहिए, कम पैसे में मजदूर काम करने के लिए चाहिए इंडस्ट्री में, तो इसके लिए देहातों में जो पैदावार होती है उसके भाव कम रखा जाए, ऐसे तय हुआ उस समय। ऐसा तय होने के बाद वो कम रखने के लिए जो जो प्रयास करने चाहिए वो सरकार ने सब किए। उसके बाद उत्पादन बढ़ाने के लिए कुछ प्रयास करना चाहिए था, उसको पानी चाहिए था, पानी के भाखरा नानगल जैसे डैम बने शुरुआत में, जमीन अच्छी थी पंजाब की, हरियाणा की, यूपी के कुछ विभाग में, तो वहां उत्पादन बढ़ गया, गेहूं का बढ़ गया, राइस का बढ़ गया। तो उसको फिर पूरे देश में लाने के लिए उन्होंने एक ये तैयार किया, एक नेटवर्क तैयार किया उन्होंने, और पीडीएस नाम से वो अंग्रेजों के जमाने से ही वो शुरू था पीडीएस का, तो उसका विस्तार बढ़ाया उन्होंने। गाँव दुकान बन गए उसके, शहरों में उसके दुकान बन गए और वहां से वितरित होने लगा। तो ये जो एमएसपी का निकला, लाल बहादुर शास्त्री के समय पाकिस्तान से हमारी लड़ाई हो गई, तब हम अनाज मंगाते थे अमेरिका से अनाज मंगाने के बाद लड़ाई में ऐन मौके पर अमेरिका ने जहाज रोक दिए, भारत में आने के लिए तैयार बैठे जहाज गेहूं पे रोक दिए और प्रेशर बन गया लाल बहादुर शास्त्री के ऊपर। तो उन्होंने फिर लड़ाई खत्म होने के बाद तुरंत क्या किया, तो एमएसपी का दायरा बढ़ाने के लिए कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की। ये कृषि मूल्य आयोग क्या करता था, हर साल किसानों के जो उपज के दाम तय होते हैं वो दाम तय करता था। फिर ये स्टेट में, प्रत्येक स्टेट में बन गए कृषि मूल्य आयोग, कुछ उत्पादन खर्च निकाल के सिफारिश करते थे केंद्र सरकार को, वो केंद्र सरकार उसमें से कुछ कम करके कुछ एमएसपी के दाम तय करती है। तो ये उसका एक सिस्टम बनाया। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने की बात यह है कि यहाँ पे किसान की आमदनी बढ़ाए ये कोई नहीं था उसके एजेंडे में। ये सारी प्लानिंग के एजेंडे में किसानों की उत्पादन बढ़ाए थे, उसका उत्पन्न नहीं बढ़े, यानी उसका खर्च निकल के उसके जेब में कुछ पैसे बचे, ऐसा कोई प्रावधान इसमें नहीं था। यानी सरकार की जो कमेटी भाव निकालती है, ये भाव भी किसानों के उत्पादन खर्च से बहुत कम होते हैं, इतने कम होते हैं कि वो पैसे तो भी गुजारा कर सकता है किसान। तो ये सारा सिस्टम इस तरीके से बना है। मतलब पूरी तरह से शोषण, पूरी तरह से किसान का शोषण का एक एक्चुअली ये प्रावधान वही बना था, वैसा देखे जाए तो पूरा शोषण ही था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, किसानों का शोषण करने के लिए ही ये बनाया है। और ये कोई छुप छुपा के हुई नहीं है बात, ये डिक्लेयर कर दिया सरकार ने कि हमको औद्योगिक क्षेत्र में प्रगति करनी है, औद्योगिक इंडस्ट्री को हमको बढ़ावा देना है और उसके लिए किसानों को दबाना जरूरी है। ये उन्होंने तय करके, डिक्लेयर करके, सेकंड प्लानिंग कमीशन के वहां से शुरू हो गया। उसका दूसरा एक पहलू है जो है संवैधानिक बदलाव और कानूनी बदलाव। ये सब नीति अमल में लाने के लिए पहली बात उन्होंने 18 जून 1951 यानी पहला चुनाव भी हमारा नहीं हुआ था उस समय, पहले चुनाव के पहले ही नेहरू जी ने एक संविधान में बदलाव किया। वो संविधान बदलाव क्या था, हमारे देश के किसानों को किसी भी न्यायालय में जाने के लिए अनुमति नहीं देता है। ये शेड्यूल 9 जिसे कहा जाता है, यानी उस शेड्यूल का यही प्रावधान है कि ये शेड्यूल में जो जो कानून डाले जाएंगे उस कानून के विरोध में, यहाँ का ये कानून के खिलाफ आप कोर्ट में नहीं जा सकते। यानी और अभी आज उस शेड्यूल में 285 कानून है, उसमें से 254 कानून ऐसे हैं जो डायरेक्ट किसान को हर्ट करते हैं, किसानों की आजादी छीन लेने वाले कानून। तो 254 कानूनों के खिलाफ इस देश का किसान कोई भी कोर्ट में नहीं जा सकता। हमने वो प्रयास करके देखा, हम भी कोर्ट में गए, तो कोर्ट ने कहा कि हम ये
नहीं करेंगे, इसके ऊपर चर्चा नहीं हो सकती। यानी वहां से यह षड्यंत्र शुरू हुआ है। एक नीतिगत षड्यंत्र है, दूसरा संवैधानिक षड्यंत्र है, और फिर उसके बाद 1961 में लैंड सीलिंग एक्ट आता है, अंग्रेजों का जो लैंड एक्विजिशन एक्ट है वो भी उसमें आता है। फिर उसके बाद 1955 में जो अंग्रेजों ने उनके सैनिकों के लिए लगाया था, खाने के लिए उनको सैनिकों को अनाज जमा करने के लिए आवश्यक वस्तु वाला कानून, वो भी उसी में आता है 9th शेड्यूल में। उसके खिलाफ कोर्ट में आप नहीं जा सकते हो। यानी एक केरला हाई कोर्ट ने एक डिसीजन दिया है कि 1973 के बाद जो वस्तुएं उसमें डाली है उसके खिलाफ कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन ये जो प्रावधान है किसानों को न्याय ना देने का, ये किसानों के एक शोषण के षड्यंत्र का भाग है। हमारे देश में किसान इस देश का नागरिक है ही नहीं। किसी हाल में किसानों को चौतरफा घेरने का काम, यानी शिकार जब करते हैं हम तो उसको चौतरफा घेरते हैं और एक जगह लाके खड़ा करते हैं जहां से वो भाग न सके। तो किसानों के हालात आज ऐसे हैं कि वो कहीं भाग नहीं सकता और उसको उस चौक में लाके रखा है जहां से वो भागे ना और उसकी शिकार करना आसान हो जाए। तो मतलब किसान अभी भी स्वतंत्र नहीं है एक्चुअली। अगर आप जो बता रहे हैं ये सुन के मैं खुद चौंक गई हूँ कि किसान 2020 में भी स्वतंत्र देश में नहीं रहता था। उसको अपने न्याय के लिए भी आवाज उठाने का हक नहीं है। हाँ, इसका शरद जोशी एक फार्मर लीडर जो बड़े आंदोलक रहे हैं, योद्धा शेतकरी नाम से यहाँ महाराष्ट्र में उनको बुलाते थे, पूरे देश में, पंजाब में भी उनको बहुत मानते हैं लोग, आज भी मानते हैं। उन्होंने कहा था कि हमारे देश के दो देश है, एक है इंडिया और दूसरा है भारत। इंडिया का मतलब है जो जो किसानों का शोषण करने के लिए नीति अपनाई जाती है और उसमें जो शामिल होते हैं लोग, वो सब इंडियन है। और किसान जो खेती पे काम करता है, अनाज पैदा करता है, उसके ऊपर जो लोग काम करते हैं वो सब है भारतीय। यानी उनको लूटने के लिए जो नीति बनाई है, ये नीति ने हमारे देश के दो देश बनाए हैं। एक इंडिया नाम से जिसको हम मानते हैं, शरद जोशी भी उसको इंडिया बोलते थे और हम भी उसको इंडिया मानते हैं, और एक भारत। ऐसे एक देश में दो देश बने हैं, एक शोषक है और एक शोषित देश। तो फिर एमएसपी की जो मांग हो रही है वो सरकार भी नहीं मान रही है, और आप बोल रहे हैं कि इससे तो खुद ही जो है किसान अपने इसमें गलत नेटवर्क बना रहा है, खुद ही जाल में फंस रहा है। तो कैसे, मतलब क्या होगा अगर एमएसपी होगा तो फिजिबल होगा? और क्यों जो है गवर्नमेंट क्यों, अगर ये इससे अगर ज्यादा ही शोषण हो सकता है किसान का, तो गवर्नमेंट का तो फायदा ही है, तो गवर्नमेंट क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रही इसको? उसका थोड़ा सा पीछे जाके वहां से अपनों को देखना पड़ेगा हमको कि एमएसपी जब बना तब हम बैल जोड़ी के ऊपर खेती करते थे। बिल्कुल। हमारे पास टेक्नोलॉजी ज्यादा नहीं थी, बीज की हमारे पास कोई ज्यादा अच्छे बीज नहीं थे। थोड़ा बदलाव आते आते थोड़ी टेक्नोलॉजी, यानी पानी आ गया खेती को, बीज के बैलों के बजाय ट्रैक्टर आ गए, बीज के हमारे जो परंपरागत बीज हम इस्तेमाल करते थे उसके बजाय हाइब्रिड बीज आ गए, ज्यादा फसल देने वाले बीज आ गए। तो ये सारी बातों से उत्पादन हमारा बढ़ गया। उत्पादन बढ़ गया, इतना बढ़ गया, हमारा ही अकेले का नहीं बना, पूरी दुनिया का बढ़ गया। यानी हम अकेले ही थोड़ी बढ़ाते हैं, बाकी दुनिया के और भी देश है जिनका उत्पादन हमसे भी ज्यादा बढ़ा। उनके पास तो जेनेटिक मॉडिफाइड बीज आ गए, उनके पास उन्होंने कब का उसको परमिशन दे दिया है। हर एकड़ में हमारे पास 5-6 एवरेज आता है सोयाबीन का, लेकिन उनके पास 40 क्विंटल तक आता है। तो ये जो बदलाव आ गए हैं, उस बदलाव के कारण उत्पादन बढ़ गया है। टेक्नोलॉजी आ गई है, टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उत्पादन बढ़ गया है। पहले पंजाब में, हरियाणा में, कुछ भागों में जहां पानी अच्छा था, आज भी पानी वहां अच्छा ही है सब देश की तुलना, तो वहां से उत्पादन और बढ़ता है। लेकिन उसके साथ साथ बाकी देश में भी उत्पादन बढ़ गया। तो सारी
हिंदुस्तान में उत्पादन बढ़ने के बाद इतनी खरीद अकेली सरकार कर सकती है क्या? प्रैक्टिकली आज तक आप क्या हुआ है? आज शांता कुमार कमेटी ने रिपोर्ट किया है कि सिर्फ 6% अनाज, पूरी उत्पादन का 6% अनाज सरकार खरीदती है। अगर 6% आज तक खरीदती है सरकार, लेकिन ये सरकार खरीदी का क्या हुआ परिणाम क्या हो गया? जिस फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के मार्फत इससे खरीदती है सरकार, वो खुद अब 3.25 लाख करोड़ के कर्जे में। अरे बाप रे। आज से यानी नितिन गडकरी ने पहले कह रहे हैं, बार बार कह रहे हो कि हमारे पास अभी यहाँ 3 साल आगे जाके बस हो इतना हमारे पास अनाज पड़ा है। 6% खरीदने के बाद अगर इतना पड़ा रहता है तो इमेजिन करो कि सारा 100% खरीदती है सरकार, तो कितना पड़ा रहेगा? अच्छा, एक इसकी बात यह है। दूसरी बात यह है कि जिस गरीब का नाम लेके ये सब चलता है, यानी गरीबों को हमको देना है कम पैसे में, तो ये जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है यह घाटे में जाता है। घाटे में, हर साल घाटे में जाता है। क्यों घाटे में जाता है? तब जो 3,000 रुपए क्विंटल से खरीद लिया जाता है चावल या राइस, और 3 रुपए किलो में उसको दिया जाता है। हाँ। गेहूं 20 रुपए किलो से 20 रुपए क्विंटल 2,000 रुपए क्विंटल से खरीदा जाता है और उसको 2 रुपए किलो से दिया जाता है। तो ये घाटा किसके ऊपर जाता है? ये एफसीआई के ऊपर जाता है। एफसीआई कहां से लेगी? सरकार को कहेगी हमारे पास घाटा हो गया, दे दो पैसे। एक बात यह है। दूसरी बात यह है कि इस एफसीआई की पीछे छुप के इतना सारा भ्रष्टाचार होता है, वो एक अलग स्टोरी है भ्रष्टाचार। यानी 100 क्विंटल खरीदा जाएगा तो 110, 15, 20 बताया जाएगा, यानी सड़ाया जाएगा, कहीं भिगाया जाएगा। 100 क्विंटल भिग गया तो 5,000 क्विंटल भिग गया, ऐसा दिखाया जाएगा। ये सारे उसकी सरकारीकरण के जो दोष होते हैं वो ये सिस्टम में भी आ गए। तो ये जो है, ये जो जाल है, जो किसानों के लिए गुनाह था, किसानों को, पंजाब हरियाणा के किसानों को कम दाम देने के लिए गुनाह था, ताकि उस समय जब उन्हीं के पास उत्पादन था, वो अगर सारी हिंदुस्तान में बेचने की उनको आजादी मिल जाती तो मालामाल हो जाता पंजाब का किसान, और बिना कुछ करे उसका उत्पादन और कई गुना बढ़ जाता। यानी अनाज की कमी हमारी कब की पूरी हो चुकी, लेकिन सरकार ने ये नहीं होने दिया। उन्होंने क्या किया? पंजाब के अगर किसान का बेटा कहीं दिल्ली में पढ़ने को है, उसको 5 किलो अगर गेहूं लेके जाना है तो 1 महीना उसको बिना कोर्ट के सामने लिए जाए, 1 महीना उसको सड़ाया जाता था जेल में। ऐसे कई किसान उसका खुद का 5 किलो गेहूं बाहर लेके जाते समय पकड़े हैं और उनको जेल में सड़ना पड़ा है महीना में। ये पंजाब में जाके वो आप देख सकते हो, उस समय ये हुआ है। राइस मिलों पर लेवी थी। राइस, जब पंजाब का किसान ये बेचता है, पैडी बेचता है, तो पैडी पे तो लेवी नहीं है, लेकिन पैडी जब इसमें जाती है, मिल में जाती है और राइस बनता है, चावल बनता है, तो उस चावल के ऊपर लेवी है। इसका इनडायरेक्ट जो नुकसान होता है तो वो किसानों को भुगतना पड़ता है, क्योंकि पैडी के ऊपर जब ये लगती है, अपने चावल के ऊपर जब लेवी लगती है, लेवी का मतलब है बाजार भाव से कम भाव में कुछ माल सरकार को देना पड़ता है। प्राइवेट मिलों को भी ये है। अब कुछ माल अगर सरकार को कम दाम में देगा तो वो कहां से लगाएगा, घाटा कहां से करेगा, कवर करेगा? किसानों के जेब से करेगा। तो पंजाब का किसान जब उसको कमाने की अच्छी संधि मिलती थी, उस समय सरकार ने उसको कमाने के लिए पाबंदी लगाई, उसके ऊपर अलग अलग बंधन लगा दिए और उसको पैसे खुले बाजार से, पैसे खुले मंडी से पैसे कमा सके ऐसा रखा ही नहीं, उनको बंदिश कर दिया सरकार ने। ये दोष सरकार का है। अब क्या हो गया है कि भारत का भी उत्पादन बढ़ गया है और पूरी देश का, दुनिया का उत्पादन बढ़ गया है।
आप आयात निर्यात नहीं रोक सकते, चाहे भी तो सरकार तो ये नहीं कर सकती। अब भारत आपने WTO पे साइन किया है, अब WTO बोलता है कि पूरी दुनिया में जो कानून है, जो टैक्सेस है, वो आपके अंदर भी लगा दो। आप ऐसे नहीं चलेगा, आप डंप नहीं कर सकते, ज्यादा चढ़े भाव से माल नहीं ला सकते और यहाँ कम दाम में नहीं बेच सकते। ये सारे जिसे मार्गदर्शक तत्व कहते हैं, गाइडलाइंस WTO की, भले हमारी सरकार वो मानती नहीं, लेकिन वो गाइडलाइंस हमारे देश के किसानों के हित में है और शरद जोशी ने उसका सबसे पहले समर्थन किया था। जबकि जिस देश में नरसिंह राव की उस समय सरकार थी 91 में, तो उस समय शरद जोशी ने गैट का समर्थन किया था और उन्होंने कहा था कि गैट हमारे किसानों के भले के लिए, आप उसके ऊपर साइन करो। और 2 लाख किसानों को लेके हम दिल्ली गए उसका समर्थन करने के लिए नरसिंह राव का, उन्होंने साइन की। लेकिन उसके जो गाइडलाइंस थे, वो गाइडलाइंस सिर्फ और सिर्फ औद्योगिक क्षेत्र के लिए लगा दिए। इंडस्ट्रियल सेक्टर में उन्होंने खुलीकरण ला दिया, दुनिया का भांडवल वहां आ सके ऐसे प्रावधान किए। लेकिन फार्मिंग सेक्टर में किया क्या? नहीं, फार्मिंग सेक्टर में कुछ नहीं किया। वो जो आर्थिक सुधार होते हैं फार्मिंग सेक्टर में किसी ने नहीं किए, अभी तक नहीं किए। ये पहली बार हो रहा है। अभी नरेंद्र मोदी ने बहुत ज्यादा नहीं, मैं उसको आप क्रेडिट से कहता हूं कि एक छोटा सा पैर आगे रखा है। बिल्कुल, यानी जो आर्थिक सुधार होने चाहिए वो नहीं हो रहे हैं अभी। और इस आर्थिक सुधार का फायदा कब मिलेगा? अभी कुछ लोग कहते हैं कि हाँ ये कानून बदले, क्या फायदा हुआ उसका? अरे खेती में एक साल में 1 बार या 2 बार अनाज पैदा होता है, 4-6 महीना उसको लागत लगानी पड़ती है और बाद में 1 बार आता है। तुरंत फायदा देने वाला, तुरंत उसका रिजल्ट आने का ये फील्ड नहीं है। इसके अलग तरीके से इसको देखना चाहिए। अभी MSP के पास आते, अभी MSP का क्या है? अभी फिलहाल जो है, अभी MSP का जितना बजट है हमारा केंद्र सरकार का, वो पूरा का पूरा बजट अगर हम अनाज खरीदने पे लगाएंगे, यानी ये मांग करने वाले लोगों में तो ऐसे भी कुछ है लोग जो बोलते हैं कि सब्जी को MSP से खरीदो, टमाटर को खरीदो, प्याज को खरीदो, पालक को खरीदो, भिंडी को खरीदो, दूध को खरीदो और जो किसान की उपज है वो सब MSP में खरीदो। अगर ये सब खरीदने के लिए सरकार उतरे तो बजट कहां से लाएगी भाई? बिल्कुल, ऐसा तो नहीं कि हमारा कोई साम्यवादी देश नहीं, कम्युनिस्ट देश नहीं, रशिया जैसा कि जितना चाहे उतना नोट छापते रहो और भेजते रहो। वो भी करके देखा है उन्होंने, नोट छापते रहे और सारा वो जो खड़ा किया था उन्होंने एम्पायर उनका समाजवादी, वो सब गिर गया और उनको आर्थिक सुधार लाने पड़े वहां पर। तो हम वो सीखकर होशियार नहीं होने वाले क्या? ये जो सरकार के पीछे हम जवाबदारी लगा रहे, उल्टा हमको ये कहना चाहिए कि भाई आप जो अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप कर रहे हो, खींचो बस पीछे, सरको तुम बाजू सरको। ये डिमांड एंड सप्लाई जो रहता है, मांगनी और पुरवठा जिसे हम कहते हैं मराठी में, यानी डिमांड एंड सप्लाई अपने आप बाजार को ठीक करती है। जब किसानों के पास उत्पादन कम होगा तो बाजार में उसके भाव अपने आप चढ़ते रहेंगे और जब उसका उत्पादन बढ़ेगा तो बाजार में भाव नीचे आते रहेंगे। इसमें भी आप महीना, 2 महीना, 4 महीना रुकने की किसान की अगर ताकत बनती है तो वो ताकत उसको 4 पैसे ज्यादा कमा के देती है। ऐसे कई व्यापारी होते हैं, किसान के पास लेके रखते हैं, अपने गोडाउन में रख देते हैं, 4-6 महीना राह देखते हैं, किसानों का माल खत्म हो जाता है, बाजार में भाव बढ़ते हैं, बाजार में जाके पैसे कमा लेते हैं। ये किसान क्यों नहीं करता? बिल्कुल। तो ये करने के लिए हमको पीछे जाके, यानी MSP दे दो हमें, ये ठीक है, MSP देगी सरकार और MSP में जो 5-6% खरीदा जाता है वो खरीदेगी भी, वो चलेगा, आगे चलता रहेगा, वो कहीं सरकार वहां से निकलने वाली नहीं। ये मैं कितना भी कहूँ या और कुछ लिबरल जो है वो कितना भी कहे तो सरकार वहां से निकलती है। फिर भी
सरकार निकलती नहीं ऐसा समझिए, बाकी जो किसान है जिसके पास अनाज बचता है 90%, 94%, उनके लिए खुली मंडी चाहिए। उसको एमएसपी दे नहीं सकती सरकार, और हम उसको सरकार ने लेना चाहिए ऐसा बोलेंगे तो वो व्यवहार्य नहीं है, व्यवहार्य नहीं है। लोग, मुझे कुछ लोग कहते हैं कि भाई तुम ऐसी बात हमेशा करते हो कि सरकार की तुमको क्या पड़ी है, सरकार कहीं से पैसे लाएगी। अरे अर्थ कारण में ऐसी बातें नहीं चलती, सरकार कहीं से लाएगी यानी हमको नहीं समझता कि हम पागल थोड़ी है, कहीं से भी पैसे लाएगी, ये तो बेजवाबदार बात है। पैसा सरकार कितना खर्च, टैक्स पेयर्स के हाथ से जाएगा, तो ये बेसिकली टैक्स पेयर्स के साथ जस्टिस होगा। तो सरकार, इसके लिए सरकार कैसे चलती है? सरकार चलती है टैक्स पेयर जो पैसे देते हैं, इनकम टैक्स के द्वारा देते होंगे, कोई जीएसटी के द्वारा देता होगा, कोई और टैक्स के कोई ये होंगे, इसके ऊपर सरकार चलती है। सरकार की एक मर्यादा होती है, उसको मिलिट्री संभालना पड़ता है, उसको सीमा संभालनी पड़ती है, कानून सुव्यवस्था संभालनी पड़ती है, न्यायालय का खर्च होता है, उसको और सारी बातें। हमारे देश का ये एक स्टडी ऐसी है कि सरकार का जो प्रशासकीय खर्च है वो 65% ऑफ टोटल टैक्स, यानी 100 रुपए जमते हैं तो 65 रुपए उसके सिर्फ पगार और प्रशासकीय खर्च के ऊपर जाते हैं, बचता है 35%। उसमें से कई लोगों का अलग अलग उसमें ये है, जो कर्जा निकालना है वो निकाला है सरकार ने, उस कर्ज के ऊपर भी जाता है, तो बचता कितना है। और उसमें से फिर ये सारे अगर काम उसके पीछे लगाओगे तो फिर टैक्स बढ़ाना पड़ेगा, टैक्स बढ़ाना पड़ेगा तो फिर महंगाई बढ़ेगी, टैक्स बढ़ाओगे तो कितना टैक्स तुम लगाओगे और कितनी महंगाई बढ़ाओगे, ये चक्र है। इस दुष्ट चक्र से निकालने के लिए सरकार को भी खुद को यहाँ से निकलने के लिए उनको तुरंत कृषि क्षेत्र में ना एमएसपी ना कर्ज माफी, ये सारी बातें टेम्पररी है, पूरी टेम्पररी तात्पुरती बातें। लगभग 70-72 सालों से यही चलता आ रहा है इससे। ये कहीं ना कहीं तो उसको ऑपरेशन करना पड़ेगा और आईसीयू के बाहर उसको निकालना पड़ेगा अर्थव्यवस्था को। और किसान हम उसको कितने दिन वहां पे रख सकते हैं? मैंने तो एक उदाहरण लिया मैंने कि एक आदमी है, उसको किसी ने हाथ को पैर को पत्थर बांध के पानी में फेंक दिया है। आप क्या करोगे भाई? तुरंत उसको हम ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे, वहां जाके उसके ऑक्सीजन लगाएंगे, उसको नली लगाएंगे, उसको नली से ऑक्सीजन ले ले, उसके प्राण बच जाए, इतना प्रयास करें। लेकिन दूसरे इसमें क्या करेंगे? दूसरी स्टेप क्या होगी? उसके हाथ पैर निकालेंगे, उसको बाहर लाएंगे और उसको नेचुरली उसकी सांस चले ऐसी व्यवस्था करेंगे। हमारे पास किसानों के लिए क्या हो रहा है? हमने हाथ पैर बन के उसको पानी में डाल दिया है और फिर ऑक्सीजन दे दे, ऑक्सीजन देते रहते हैं। कोई आता है बोलता है अरे और एक नली दे दो, कोई बोलता है सिलेंडर बदलो, कोई बोलता है सिलेंडर की संख्या बदलो, कोई बोलता है सिलेंडर का कंपनी बदलो। अरे उसको बचाने के लिए ऊपर लाओ, उसके हाथ पैर बांधे हैं वो छोड़ दो और फिर देखो वो सांस लेता है तो भागने लगेगा अपने आप, तुम्हारे पास बैठा नहीं रहेगा वो। तो किसानों के लिए भी उसके हाथ पैर में जंजीर बांध रखी है, जो पत्थर बांधे हैं सरकार ने, पहले उसको खोलना पड़ेगा और खोलने के बाद वो सरकार के पीछे नहीं दौड़ेगा। मैं दावे से कहता हूं कि किसान शेर जैसा है, वो पिंजरे में बंद रहने वाला नहीं है। पिंजरे में तो आपने बंद कर दिया है उसको अगर छोड़ोगे तो वो धाड़ेगा, दौड़ेगा और तुम्हारे ऊपर झड़प भी मारेगा। लेकिन उसकी ताकत शेर की क्या होती है? उसके जबड़े में के दांत और उसके नाखून, पंजे। बिल्कुल, वो नाखून भी काट दिए हैं आपने और उसके दांत भी निकाल दिए और ऐसे शेर को आप फिर बांध के रखा है। तो ये सारी बातें किसानों को खुला छोड़ने के बाद क्या होता है, इसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा। तो सर आपको क्या लगता है अभी जो किसान आंदोलन एमएसपी को लेके जो चल रहा है, तो ये तो पूरी तरह से गलत है। तो ये जो मांग है, जैसे आप बता रहे हैं, एमएसपी तो टोटली अगेंस्ट किसान है। हाँ बिल्कुल,
किसानों के विरुद्ध है, ये वो जाल है, मैंने कहा ना उसको जाल है। अब उसकी दूसरी किसानों की सामने जो परेशानी है ना, उसके सामने परेशानियां अलग अलग तरह की है। यानी मैंने कहा ना उसको हाथ पैर बांधे हैं और छोड़ते नहीं हम लोग, और उसको फिर ऑक्सीजन देने का काम, फिर प्राणवायु दे दे, उसको बचाते रहे, ऐसा कर रहे। तो सबसे पहले जो उसकी जो समस्या है, उसको लगता है कि भाई मैं अगर ये एमएसपी भी नहीं मिलेगी तो मेरा क्या होगा। ये उसका डर कहीं गलत नहीं है, लेकिन उसको गेहूं से, पंजाब और हरियाणा के खास करके किसानों को गेहूं और पैडी के जाल में जो फंस गए हैं उसको वहां से निकालने के लिए कुछ दूसरे प्रयास करने पड़े। जैसे कि अभी तेल में अच्छी कीमत मिलती है, अगर सरकार हस्तक्षेप ना करे तो यानी मैं बार बार ये इसलिए कहता हूं कि पाम तेल की आयात की ड्यूटी आपने कम कर दी, और तेल के जो ये होते हैं उत्पाद होते हैं, सोयाबीन हो चाहे सूर्यफूल हो या चाहे और तिल, राई हो, तिल हो, ये सब के दाम आपने गिरा दिए। अगर आपको लगता है सरकार को कि गेहूं और पैडी से निकल के किसान ये फसल की ओर जाए, तो इसके दाम तो अच्छे मिलने लगा ना भाई बाजार में, बिल्कुल इसके भी दाम गिराते हो आप, और उनको बोलते हो कि हम एमएसपी नहीं दे सकते। ऐसे नहीं चलेगा। अगर आपको उसके ऊपर निर्बंध हटाने हैं तो ईमानदारी से हटाओ। भले ही 4 दिन ग्राहक को बोलो 4 दिन भाई आपको थोड़ा महंगा लेके खाना पड़ेगा, क्योंकि किसानों को हम इधर से उधर शिफ्ट करें, यानी पैडी से निकालने का उसको और गेहूं से निकाल के अगर आपको शिफ्ट करना है, उसको 4 पैसे मिले, तो उसको शिफ्ट करने के लिए आपको ग्राहक को समझाना पड़ेगा कि 4 दिन आप इसकी कीमत बढ़ती है तो आपको भुगतना पड़ेगा, थोड़ा सहना पड़ेगा किसानों के लिए। यानी किसानों को ये जो डर बैठा है कि हमको ये अगर छोड़ेंगे तो क्या करेंगे, तो उसके लिए कोई ऑप्शन है, पर्याय है। किसानों को कहो, कहीं उसको कहो भाई आप तिलहन लगाओ, आप सोयाबीन लगाओ, जो इसके जो पैसे मिलेंगे वो आपको ज्यादा मिलेंगे, उधर से उधर शिफ्ट हो जाओ तुम। तो इसके लिए समय लगता है किसानों को, 1 साल में कुछ बदलाव नहीं होता खेती। मतलब जो एमएसपी जो है, धीरे से बदलाव, एमएसपी जो है वो एमएसपी बेसिकली एक आर्टिफिशियल रेस्पिरेटरी सिस्टम जो दी गई है, जिसकी जरूरत ही नहीं है किसान को। और किसान अब ये सोच रहे हैं कि अगर अभी हमें सस्टेन करना है तो एमएसपी ही एक सोल्यूशन है, जबकि ये एक आर्टिफिशियली उनको दिया गया है जिसकी उनको जरूरत ही नहीं है। एमएसपी को निकाल के किसानों को फेंक देना चाहिए, और जैसे आपने कहा कि शेर की तरह उनको दहाड़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। एमएसपी उनको हाथ बांधे रखता है। तो सर आप खुद एक किसान हैं, क्योंकि आपको पता है कि लास्ट वीडियो जो हमने करी थी उसको काफी अच्छा रिस्पांस आया है, और बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि आप किसान ही नहीं है, जबकि मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि आपका क्या संघर्ष रहा है। तो ऑफ कोर्स ये मायने नहीं रखता है, उनके विचार कोई मायने नहीं रखता है, बट आप एक किसान होके मैंने पहली बार ये सुना कि जो कर्ज की जो माफी होती है, जो वेवर दिया जाता है, लोड वेवर्स, आप उसके खिलाफ हैं, एमएसपी के खिलाफ हैं। और जहां तक मैं समझ रही हूँ कि आप एक इंडिपेंडेंट किसान बनना चाहते हैं, स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र किसान बनना चाहते हैं, एक स्वतंत्र भारत के किसान जो अभी भी अंग्रेजों की जो पारतंत्रिक जो कायदे थे उनमें नहीं जीना चाह रहे हैं। ये मैं अच्छी तरह से समझ रही हूँ सर। तो आप क्या कहना चाहेंगे जो समझ रहे हैं कि आप किसान नहीं है? नहीं, वो मैं उसको ज्यादा महत्व नहीं देता, क्योंकि वो जो बातें हैं उसकी जितनी सोच है वो सोच के हिसाब से लगाता है। कोई मेरे नाम से किसान नहीं बोलता है, मैं बमन हूँ तो ये तो किसान हो ही नहीं सकता, ऐसे बोलता है, कोई कुछ बोलते रहता है, वो मैं उसके ऊपर ध्यान नहीं देता हूँ। लेकिन किसान होने से किसानों की समस्या समझ में आए ये जरूरी नहीं है। बिल्कुल एक बात है उसमें कि किसान सर्जक है, ऐसी वस्तु का उत्पादन करता है जो वस्तु दूसरी वस्तु को, ऐसी ही वस्तु को जन्म देती। ये ताकत नेचर में सिर्फ 2 लोगों को दी, एक है नारी और दूसरा है किसान। नारी
ऐसे वस्तु को जन्म देती है कि जो आगे जाके दूसरी ऐसी ही वस्तु को जन्म देती है। और दूसरा है किसान, जो किसान अनाज पैदा करता है जमीन में, वो बीज आगे जाके ऐसी सर्जन करते करते बढ़ाते बढ़ाते जाता है। तो इसके लिए किसान के पास और औरत के पास 12 महीने 24 घंटे उसके सर्जन के ऊपर ध्यान देना पड़ता है। अगर इतनी ईमानदारी से ध्यान देता है तो ही वो किसानी कर सकता है। अगर ये बात है तो उसके खिलाफ जो षड्यंत्र रचा गया जा रहा है या जाता रहा है, उसको कब ध्यान देगा वो बेचारा? अगर समझो कि ये जो किसान कोई 12 महीने अच्छी किसानी करने वाला, यानी अच्छी यानी गोल्ड मेडल लेने वाला किसान समझो, उसको जाके पूछो कि भाई तेरे खिलाफ जो सरकार ने ये रचा है षड्यंत्र कानूनन या संवैधानिक, तुझे पता है? तो बोलेगा मुझे क्या पता है, मैं तो किसानी करता हूँ। यानी किसानी करना और उसके विरुद्ध षड्यंत्र ये समझ में आना, ये दो बातें हैं, अलग अलग बात। उसके लिए अभ्यास करना पड़ता है। दूसरी बात यह है कि किसानी और उसके उत्पाद का बेचना, ये कोई दो अलग अलग ये है। यानी किसान जो पैदावार करता है वो बाजार में मंडी में लाके फेंक देता है और निकल जाता है जितने पैसे मिले उसमें, क्योंकि उसको उस काम में लगना पड़ता है। मैं एक उदाहरण देता हूँ कि मैं एक फूल लेने के लिए बाजार यहाँ पुणे में गया था, तो एक किसान और उसकी दीदी आए थे, यंग थे, तो फूल बेचते बेचते 10-12 किलो बच गए। तो उन्होंने गड़बड़ शुरू कर दी, गांव में जाना है भाई ऐसे ऐसे। तो उस समय भाव चल रहा था 400 रुपए किलो रिटेल। तो उसके पास दूसरी एक औरत आई, उसने वो गड़बड़ देखी, उसने कहा एकदम दे दो मुझे भाई बेच दो। उसने कहा कितने में लेगी? उसने कहा 200 रुपए, 250 रुपए, 300 रुपए। यानी ये 300 रुपए बोले, वो 200 रुपए बोली और 250 में वो तय होने वाला था। मैं वहां वो सुन रहा, मैंने उसको किसान को बोला, अरे 1 घंटा 2 घंटे बैठेगा तो ये तेरे 10-12 किलो जो बचे हैं वो 400 रुपए बिक जाएंगे, ऐसे ही तुझे 1000-2000 रुपए ज्यादा मिलेंगे, क्या करेगा गाँव में जाके? तो फिर उसके ध्यान में वो बात आई, वो उसने लेडीज को भगा दिया, वो बैठ गए बैठने को। बाद में उसने कहा, काका आप कह रहे हो ठीक है, लेकिन मुझे गांव में इतने काम है, मेरी भैंस है उसको पानी पिलाना है, पानी देना है खेत में मुझे दूसरी सब्जी को, मुझे और दूसरे काम है, बैल है उसको पानी पिलाना पड़ता है, ये सारे काम मेरे खेती में पड़े रहते हैं, मैं ये नहीं कर सकता यहाँ पे। तो ये जो मजबूरी है ना किसान की, ये मजबूरी को ध्यान रखना पड़ता है। आप अगर किसानी का, किसान के उत्पादन के वहां ही उस दायरे तक देख के नहीं चलेगा। हमको किसानों को जो बाजार में वैल्यू एडिशन होता है, उस वैल्यू एडिशन का लाभ किसान को कैसे मिले और उसको वो चेन में, वैल्यू एडिशन की चेन में कैसे हम उसको ला सके, इसके बारे में सोचना पड़ेगा। और इसके बारे में शरद जोशी जी ने इतने अच्छे उपाय सरकार को रखे थे दिए थे उस समय। यानी एग्रीकल्चरल टास्क फोर्स नाम का एक अहवाल है उनकी कमेटी का, अटल जी के समय का, वीपी सिंह के जमाने की कृषि नीति उन्होंने दी थी। उसमें स्पष्ट कहा था कि किसानों को कंपनी बनाने की आजादी दे, लैंड सीलिंग एक्ट से उनको बाहर निकालो, किसान कंपनी बनाएंगे, वो कंपनी के नाम से जमीन करेंगे अपनी, 1000, 2000, 5000 एकड़ जमीन एक जगह करेंगे और वो जमीन करने के लिए टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेंगे और वहां से लेके बाजार तक जो चेन है, ये किसानों के बच्चे उसमें चेन में जाएंगे और उसका लाभ यानी ग्राहक को भी सस्ता मिलेगा और किसान को भी 2 पैसे मिलेंगे, ऐसी ये चेन चलती रहेगी। लेकिन इसके लिए सरकार ने कुछ किया, सरकार को भी इसमें लटकते बैठी है। बेसिकली किसान को सिर्फ किसान के रूप में नहीं देखना चाहिए। किसान एक व्यावसायिक है और उसको व्यवसाय करने की आजादी देनी चाहिए। बट हम जो है किसान को सिर्फ एक प्रोडक्शन का एक जरिया समझ रहे हैं ना, जैसे पेड़ आता है तो पेड़ को बस ज्यादा फल देने हैं, उसके आगे और उसका कुछ काम नहीं है। इस तरह से मुझे लगता है हम किसानों को देखते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो इससे आगे जाके थोड़ा सा गलत लगेगा तो मुझे माफ करना सब सुनने वाले भाइयों,
लेकिन किसानों को पहले जो हमारे पास कुम्हार एक गधा रखता था और उसके पीठ पे डाल के मट्टी लाता था और उसको वो जो मटके बनाता था वो जाके बेचता था। तो और फिर रात को क्या उसको खाने की देने की कोई जरूरत नहीं थी, उसको पैर को बांध के छोड़ देता था, वो गांव में जाके कहीं भी जाके कुछ खा के आता था सुबह और मालिक के काम के लिए तैयार रहता। तो उस गधे जैसा काम किसानों को करने को लगाया है सरकार। यानी मैं इतना यानी ये सिस्टम समझने के बाद मैं इतना क्रोधित होता हूँ कि किसानों को समझा क्या है, आपकी इस्तेमाल के लिए उसको गुलाम बना के रखा है। यानी मोदी जी ने कहा, पार्लियामेंट में कहा कि ये आवश्यक वस्तु कानून ने किसानों को गुलाम बनाया है, लेकिन किया क्या? आवश्यक वस्तु कानून हटाना चाहिए ना, जिसने गुलाम बनाया तो उसको रद्द करो ना भाई। बोलते क्या हो, आधी अधूरी बात क्यों करते हो? आपको उस गुलामी से अगर उसको निकालना है तो आवश्यक वस्तु कानून बेसिकली जहां से शुरू किया वहां से उसको हटाना चाहिए। बिल्कुल। तो ये जो गधे जैसा काम किसानों को से करवा लिया है इन लोगों ने बिना खिलाए बिना पिलाए, ये इसके लिए किसान भयभीत है। आज भी जो किसान भयभीत है उसी के लिए भयभीत है। सरकार के ऊपर कोई किसानों का किसी सरकार के ऊपर भरोसा नहीं और नहीं कर सकते, मैं भी नहीं कर सकता। मतलब मोदी गवर्नमेंट ने आवाज उठाई मगर कदम नहीं उठाए। मगर जो भी है फार्म बिल 2020 जैसे आपने कहा था कि बेबी स्टेप है, तो कुछ तो किया है मोदी गवर्नमेंट ने। और जो एमएसपी जो चल रही है अभी बिल्कुल भी किसानों के हित में नहीं है, तो ये डिमांड भी बिल्कुल गलत है। ये बिल्कुल आप स्पष्ट रूप से कह रहे हैं सर। हाँ, डिमांड गलत है, यानी एमएसपी चालू रहती है तो कोई दिक्कत नहीं, वो चालू रहने वाली सरकार वो चालू रखेगी, उसमें कोई ज्यादा बदलाव होना संभव अभी तो नहीं दिखता है, क्योंकि सरकार को भी पीडीएस का वगैरह उसके पीछे है अभी, और उसके ऊपर अलग मंथन चल रहा है। कोई कहता है कि कूपन भेजो, या कोई कहता है कि उसको सब्सिडी उसके अकाउंट में जमा कर दो वगैरह वगैरह चालू। लेकिन जब तक नहीं होने वाला वो तो ये चलेगा, एमएसपी चलेगा। तो किसानों की फिक्स जो थी, जो उनका जो एक फिक्स जो दायरा था वो तो कहीं नहीं जा रहा है। हाँ, वो तो नहीं जाता, वो नहीं जाएगा, अभी तो नहीं जाएगा, लेकिन ये ज्यादा दिन चलने वाला, यानी किसानों की ओर से अगर उसको समझ लेना है तो ये डिमांड ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं, या उससे आपको भी कोई फायदा नहीं होने वाला। तो इसमें और एक बात समझ लेने की जरूरत है, यानी किसानी का मुद्दा इतना जटिल बन गया है, इतना जटिल बन गया है कि उसको हर तरीके से, हर मार्ग से आपको जोड़ना होगा एक जगह। अब दूसरा एक ऐसा ये हो गया, प्रॉब्लम आ गया है कि हमारे देश की लैंड धारणा क्षेत्र, लैंड होल्डिंग इतनी कम हो चुकी है कि एवरेज अब 2.5 एकड़ या 3 एकड़ के बीच में है हमारे देश की किसान। एवरेज में कोई 10-20 एकड़ वाला होगा, कोई 1 एकड़ वाला भी हो सकता है। तो इतनी कम जमीन में कितनी भी पैदावार होगी और उसको कितना भी ज्यादा भाव मिल गया, कितनी भी एमएसपी मिल गई, तो उसका गुजारा होने वाला नहीं। ये बात हमको समझ लेनी चाहिए। यानी हम गुलामी की जिंदगी जीते जीते यहाँ तक आ गए कि पेट भर सके हमसे। बिल्कुल। अब पेट भर सके इतना कम अगर आपको मिलता होगा तो आप बाकी का तो छोड़ो, बाकी तो कुछ नहीं कर सकते आप। तो क्यों किसानों ने ये सहना चाहिए? अभी तक किसान सहता आया है और अभी भी सहेगा। कितने दिन सहेगा ये सब? ये सहने की उसकी अब हद हो चुकी है। यानी आपको ताज्जुब होगा कि आज भी एवरेज 40 से 50 किसान सुसाइड करते हैं। बिल्कुल। आज तक लगभग 4 लाख किसानों ने सुसाइड किया है, आत्महत्या की, और ये सिलसिला रुका नहीं है, चालू है। रोज 2,500 किसान अपना गांव छोड़ के रोजगार के लिए देहातों में से शहरों में आके बसने लगे, यानी फुटपाथ पे सोने लगे। ये सिलसिला चालू है। और हमारी कोई भी इंडस्ट्री में इन लोगों को रोजगार देने की क्षमता नहीं। और हम जिसको मंदी कहते हैं, मंदी इस वजह से बनी है कि ये जो चल रहा है इसकी वजह से बनी
आपके पास क्या ऑप्शन है? आपके पास ऑप्शन है कि देहातों में पैसे कैसे जाए। देहातों में अगर पैसे भेजना है तो वहां का एकमेव व्यवसाय है किसानी, कृषि। कृषि में अगर पैसा जाना है तो कृषि के ऊपर के सारे बंधन हटाने पड़े। पैसे वाला कोई भी आदमी जिस व्यवसाय में इतने बंधन हो वहां पे पैसा नहीं डालता। आपको ये हमारे पास उदाहरण है कि आपने ग्लोबलाइजेशन यानी खुलीकरण इंडस्ट्री सेक्टर में लाया तो वहां पे पैसा आ गया और वहां पे रोजगार बढ़ा। हमको ये जान लेना चाहिए कि जैसे इंडस्ट्रियल सेक्टर में पैसा आया वैसे ही किसानी के सेक्टर में आना चाहिए और उसके लिए वहां खुलीकरण लाना चाहिए, वहां आर्थिक सुधार होना जरूरी। क्या है आर्थिक सुधार? आर्थिक सुधार है लैंड सीलिंग एक्ट का ये हटाना पड़ेगा और सरकार जो कृषि उपज के ऊपर हमेशा केस रहा उसके भाव कम रखने की कोशिश करती है, उसको वो छोड़ना पड़ेगा। इसके लिए सरकार के हाथ में एक जो हथियार है अत्यावश्यक कानून का, जिसका मोदी जी ने जिक्र किया कि इस कानून ने किसानों को गुलाम बनाया है, तो ये किसानों को गुलाम बनाने वाला कानून खत्म करना पड़ेगा। अगर ये दो स्टेप आप लेते हैं तो ही आपको किसानों का भला करने, हम किसानों का भला करने जा रहे हैं ऐसा बोलने का अधिकार है। ये कानून ऐसा ही रखिए, आप किसानों का भला करने का सोच नहीं सकते और बोलने का कोई अधिकार नहीं। आप तो किसानों को मारने के लिए सब कर रहे हैं ऐसा मैं सोचता हूँ। बिल्कुल, तो मोदी सरकार भी गलत है। किसान और एमएसपी की मांग करना, एमएसपी का बेसिकली मांग करने से किसानों के भी दायरे जो है छोटे होने वाले हैं, उनका भी एक लिमिट होने वाला है। ऊपर से जो एक आर्थिक बर्डन जो आएगा, जो एक तनाव आएगा, वो तनाव बिल्कुल टैक्स पेयर्स के ऊपर आएगा। मतलब किसान भी घाटे में रहेगा और टैक्स पेयर भी घाटे में रहेगा। मंदी बढ़ेगी क्योंकि चीजों के रेट्स महंगे होंगे, जैसे टैक्स बढ़ेगा। और ऑफ कोर्स जो अनाज इतना करके भी जो अनाज जमा होगा, जो सरकार खरीदेगी एमएसपी के तहत, अगर लागू हो जाए तो वो भी कहीं कंज्यूम नहीं हो पाएगा क्योंकि ऑलरेडी इतना सारा जो है स्टोरेज है। तो अगर प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो ना किसान फायदे में है, ना आम आदमी जो किसानी नहीं करता है वो फायदे में है। सरकार तो खैर सरकार तो होती है, लोगों से ही बनाई होती है, बट जो लोग हैं और जो किसान है इनसे इनका शोषण करके जो आएगा उसका भी कोई फायदा नहीं होगा। तो एमएसपी तो पूरी तरह से गलत, मुझे लग रहा है कि पूरी तरह से गलत है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यानी कभी कभी ज्यादा समृद्धि भी कभी कभी समस्या बन जाती है। बिल्कुल, यानी ज्यादा उत्पादन भी समस्या बन गई है हमारी। अब हमको उत्पादन का, हम जो उत्पादन कर रहे हैं वो ऐसी वस्तु का उत्पादन करना चाहिए कि जिसकी मंडी में कीमत मिल सके। बिल्कुल, जिसका उत्पादन, जिस उत्पादन का के बढ़ने से सारी समस्याएं बनती है, तो वो समस्या तो और बढ़ेगी। उत्पादन बढ़ाने के लिए हम उसको अगर भाव देते हैं, उसको संरक्षण देते हैं, तो जो वो समस्या न बढ़े इसलिए किसानी में, कृषि में जो बाजार में बेच सकता है ऐसा उत्पादन लेने के लिए किसानों को जो जो पर्याय उपलब्ध हो सके वो पर्याय उपलब्ध करने के लिए आजादी देनी चाहिए। जैसे कि वो कंपनी बनाए, जो बाजार में बेचता है उसके लिए स्टडी करे, वो स्टडी करने वाला एक ग्रुप बने, दुनिया में बेच सकते हैं। यानी हमारे महाराष्ट्र में से बहुत सारे ऐसे किसान हैं कि जो बाहर जाके बेच सकते हैं। यानी प्याज हमारा, बिल्कुल, हम बांग्लादेश 130 रुपए 140 रुपए किलो से बेच रहे, सरकार ने उसके ऊपर निर्यात बंदी कर दी क्योंकि प्याज के दाम बढ़ रहे हैं। अरे हमको जहां पे दाम मिलता है, हमको जहां से पैसे मिलते हैं वो आप लेने नहीं देते, और जो किसान अभी पैदावार करके रखता है उसको तो फिर एमएसपी भी नहीं देते हैं। यानी दोनों जाल जो है सरकार ने बुन के रखे, ये सरकार ने इसमें से निकलना चाहिए। सरकार ने कहना चाहिए भाई किसानों आपको जो करना है करो, हम इधर नहीं आने वाले। ग्राहकों को बोलना चाहिए कि भाई आपको जरा महंगा खाना पड़े तो आप किसान देख लो, आप साल का एक बार सीजन में लेके रखो और सस्ता खाते रहो। किसान को बोलना चाहिए कि आप जो अदा करना है, जो बेचना है, जहां बेचना है, चाहे देश में बेचे या परदेश में बेचे, जैसे चाहे बेचना है, यानी
वैसे कि वैसे बेचना है, उसका आटा बनाने का है या उसका पाउडर बनाने का, जो भी करना है हम यहाँ आने वाले नहीं। तो होगा ऐसा कि आज जो किसानों को कर्ज देने में बैंक आगे पीछे देखती, उसको पता है इसको पैसा देंगे तो ये कभी ना कभी डूबने वाला है। तो ये हमारी नीति रही है, किसानी के ऊपर ज्यादा भांडवल मत लगाओ, कम से कम भांडवल में सिर्फ उत्पादन लेते रहो। उसके थोड़ा आगे सोचना चाहिए, सिर्फ उत्पादन देने वाला नहीं और रोजगार पैदा करने वाला और व्यवसाय बने किसान। वहां पर प्रोसेसिंग यूनिट्स लगे, इंडस्ट्री लगे, कोल्ड स्टोरेजेस लगे, कोल्ड वैन्स वहां पे काम करे। इसके लिए सरकार ने मैंने तो पीछे एक बार ऐसे कहा कि ऐसी एक बैंक बनाओ, लैंड रिस्ट्रक्चरिंग बैंक उसको कहो, यानी खेती में पुनर्रचना चाहिए, अभी रिस्ट्रक्चर करना चाहिए किसानी का पूरा ये व्यवसाय। जमीन एकत्र लैंड होल्डिंग हटा के एक जगह जमीन कंपनी के नाम से हो या चाहे किसान लाए। ये जरूरी नहीं कि आजकल इतना सारा ये कर रहे लोग, चिल्ला रहे कि अडानी लेगा, अंबानी लेगा। अरे तुम कंपनी बनाओ, किसानों तुम्हारे नाम से कंपनी बनाओ, तुम लैंड होल्डिंग एकत्रित करो और तुम किस पैदावार करो। क्यों आएगा वो बेचारा अडानी अंबानी? आने मत दो ना उसको, रोको उसको। आप ग्राहक के पास जाके बेचने शुरू कर दो। अडानी अंबानी तुम्हारे हाथ से तो छीन के नहीं लेने वाला, आज भी नहीं ले सकता। कानून भले ही बने, कोई बनाए उसके हित फेवर में। वैसे तो जैसे आजादी मिली है वैसे सारे कानून इंडस्ट्रियलिस्ट के फेवर में बनाए हैं। तब हमारी पीढ़ी टाटा बिरला को गालियां देती थी, अब ये नई पीढ़ी अडानी अंबानी को दे रही है। वो तो चालू है, यानी उनके फेवर में नीतियां बनाना और कानून बनाना ये कुछ बंद नहीं हुआ, ये चालू है, चलता ही रहेगा। लेकिन हमको उसमें भी हमारी आजादी के लिए प्रयास करना चाहिए और हमारे व्यवसाय का दायरा बढ़ाने के लिए, स्वतंत्रता बढ़ाने के लिए हमें जो जो करना पड़े वो किसानों को करना पड़ेगा, या कोई दूसरा आके नहीं करने वाला। अगर हम नहीं करेंगे कुछ और सिर्फ सरकार को एमएसपी देना पड़ेगा ऐसा बोलते रहेंगे तो नहीं चलने वाला। ये जो 3 कानून में से 2 कानून जो है दूसरे, उसमें अभी इस वीडियो में नहीं करेंगे उसमें बात, उसमें आगे जाके करेंगे। लेकिन लैंड होल्डिंग हटाने के बजाय सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को उसमें बीच में का एक रास्ता जिसको बोलते हैं, अगर लैंड सीलिंग हटाती तो ये जो चिल्लाने वाले लोग हैं आज, ये तो बवाल खड़ा कर देते, इसलिए वो सरकार ने नहीं लगाया उसको हाथ। लेकिन नीति आयोग ने सिफारिश की है, शरद जोशी के टास्क फोर्स ने सिफारिश की है कि आवश्यक वस्तु कानून हटाओ, ये लैंड सीलिंग एक्ट हटाना पड़ेगा, तो ही किसानी में कुछ बेसिक फर्क पड़ेगा। किसानी का पूरा स्ट्रक्चर बदलना पड़ेगा, कृषि का पूरा स्ट्रक्चर बदलना पड़ेगा, तो ही वहां पर, यानी वहां से तो अब बुद्धि भी निकल चुकी है, प्रतिभा भी किसानी से बाहर निकल चुकी है, वो कहीं और गई है। पैसा नहीं है वहां पे, पैसा चला गया, प्रतिभा वहां से चली गई। आज जो कोई किसान है वो बाय बर्थ किसान, यानी जो जन्म से किसान है, बाहर नहीं निकल सकते, कोई नई प्रतिभा वहां पे नहीं लगा सकते, ऐसे ही लोग वहां पे अटक पड़े। और जो भी प्रतिभावान है लोग वो बाकी दूसरे क्षेत्र में चले गए हैं। ये सारा बदलाव करना पड़ेगा आपको। भारत और इंडिया की ये खाई अगर कम करनी है आपको, तो भारत में पैसा आए ऐसी नीति बनानी पड़ेगी आपको। तो सर हम अगले वीडियो में इन 2 जो हमारे जो 3 कानून हैं उसके ऊपर चर्चा करेंगे और हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे, इन कानूनों को काला कानून कहा जा रहा है, तो ये कानून क्या सही में काले कानून है, इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे सर। तो मैं आशा करती हूँ कि आप हमसे जुड़े रहेंगे ऐसे ही, और हमारे अगले वीडियो में भी आप ज्वाइन करेंगे टूरिज्म क्वीन पे। धन्यवाद, बिल्कुल करेंगे। वो काले हैं या गोरे हैं वो भी देखेंगे, बिल्कुल जिनको जो लगता है वो कहता है, लेकिन वास्तव जो है वो जानना बहुत जरूरी है। अगर वास्तव नहीं जानेंगे और हमको जो कोई दूसरा कहता है, यानी हम हमारा दिमाग लगाए, हमारी जबान से हम बोले। हम क्या करते हैं, बहुत से लोगों को हमारे ऐसी आदत होती है कि जो ये कोई जिसको हम आदर्श करते हैं, कोई किताब पढ़ते हैं या कोई कहां सुनते हैं, तो उसी की जबान हम बोलने लगते हैं।
हम हमारी जबान से बोले, हमारे दिमाग इस्तेमाल करें, इसमें सही क्या है, गलत क्या है, हुआ क्या है, होने वाला क्या है, ये सारी बातें ध्यान में रख के हम उसके ऊपर चर्चा करें और उसको समझ में चले वो कानूनों को, तो हमको सही में उसकी जानकारी मिली। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर मैं आशा करती हूँ आपसे मिलने की बहुत ही जल्दी, और जो दर्शक हमें देख रहे हैं प्लीज मेक श्योर कि आप हमारा टूरिज्म क्वीन चैनल सब्सक्राइब करें और अपने विचार बिल्कुल हम तक पहुंचाते रहे। थैंक यू सो मच सर, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन टूरिज्म क्वीन। धन्यवाद, थैंक यू, आपका भी धन्यवाद।